नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 3 मार्च है। 3 मार्च के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज जो है, आज के दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन जीव दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसको विश्व जंगली जीव दिवस कह सकते हैं। वाइल्ड वाइल्ड का मतलब होता है ना जंगली, और लाइफ का मतलब तो आपको पता ही है जीव। तो जंगली जीव यानी जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए आज का डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मार्च का दिन ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, जिसका कि अभी हाल ही में बैठक चल रहा है। आपको पता होगा रूस जो इन्वेड किया है यूक्रेन पे, उसको लेकर के आपातकालीन जो है यूएनजीए का बैठक बुलाया गया है। इसी यूएनजीए ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन नंबर 68/205, और उस रिजोल्यूशन के तहत हर साल 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया, ताकि जो है लोगों में जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करें, उनको हानि न पहुंचाए। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये ग्लोब है, ये हमारा पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ ये तो पक्का है कि मनुष्य के आने से पहले पृथ्वी पे हमसे पहले जानवर आया है। और जैसे जैसे मनुष्य बढ़ रहा है, जानवर का संख्या, जानवर का स्थिति जो है दुर्दीन हो रहा है, और संख्या जो है घट रहा है। बहुत सारे जो है लोग इतने शौकीन हैं कि जानवर का, बहुत सारे जो वैसे जानवर जो है इंडेंजर्ड हैं उनका जो है मांस खाते हैं। कोई उनका जो है नाखून रखते हैं, कोई उनका जो है हड्डी रखते हैं, कोई बारहसिंगा का घर में सींग बना के रखते हैं। मतलब अपने शौक के लिए जो है जानवरों का बलिदान देते हैं, जिसको कहते हैं ना बलि का बकरा बना देते हैं। तो ऐसा न हो, इन सबों पे प्रबंध जो है रोक लगाया जाए। इसी के माध्यम से यही कहना, ये जो है मनाने के पीछे यही मकसद होता है। जो 2022 का थीम है वो है रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। देखिए, अगर पृथ्वी से कोई भी जीव जंतु जो विलुप्त हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उसका इस इकोसिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे अगर हिरन खत्म हो जाए तो बाघ किसको खाएगा, अगर चूहा खत्म हो जाए तो सांप किसको खाएगा, सांप फिर आदमी को काटना शुरू कर देगा, और बाघ जो है जंगल छोड़ करके आदमी का इलाका में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए देखते हैं एक संस्था है जिसका ये IUCN, ये जो है ये सर्वे करते रहती है, और विश्व में जितने भी वैसे जीव जिनकी संख्या कम होते जा रही है या फिर बहुत कम हो गया है, तो उसको इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड इस वाली कैटेगरी में उसको एक हर बार सूची जारी करती है हर साल, ताकि जो है सरकार का उस पार्टिकुलर एरिया के जो सरकार हैं उसको इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दिया जाए। तो नेक्स्ट है जो आज ही के दिन फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है अमेरिका का एक राज्य है। तो 1845 को अमेरिका का 28वां राज्य बना था। अब थोड़ा जान लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये जो है नक्शा है पूरा USA का। ये एरिया देख रहे हैं, ये जो हुआ अमेरिका का ये पूर्वी इलाका हुआ। और जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो मात्र इसी इलाके में ज़्यादातर जो है संग्राम जो आंदोलन हुआ था, और इस इलाका में उस समय मात्र 13 राज्य थे। 13 राज्यों ने ही स्वतंत्रता संग्राम, वहाँ का अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम किया था। बाकी इधर जो है इससे पश्चिम वाला इलाका, यहाँ पे या तो उतनी जनसंख्या नहीं थी, और ना तो ये लोग उस समय उतने संयुक्त थे। ये अभी टोटल ये जो इलाका देख रहे हैं यहाँ पे टोटल अभी अमेरिका में 48 राज्य हैं। तो ये अमेरिका में आंदोलन जब हुआ था तो उस समय 13 राज्य थे। बाद में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो इन 13 राज्यों ने ही सबसे पहले मिल करके डिसीजन लिया कि हम संयुक्त रूप से एक बनाएंगे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बाद में जो है धीरे धीरे और बाकी के राज्य जो हैं इनसे जुड़ते गए, और अभी वर्तमान में अमेरिका में जो है टोटल यहाँ देख सकते हैं वर्तमान में 50 राज्य हैं, जिसमें 50 राज्य और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया या वाशिंगटन DC जिसको कहते हैं,
हैं। वाशिंगटन डीसी का सिर्फ वैसा ही स्थिति है जैसा कि एनसीआर का है, नेशनल कैपिटल रीजन। भारत में देख सकते हैं ना, एनसीआर का रीजन जो रीजन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे तरह का है, ना तो यूनियन टेरिटरी है कि पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और ना ही वो जो इंडिपेंडेंट स्टेट है कि वो उसके पास पूरी स्वतंत्रता है। तो सेम स्टेटस जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जहाँ की वाशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है वो स्थित है, उसका सेम सिचुएशन वहाँ भी है। उसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, इसीलिए 50 और +1। अमेरिका के झंडा में देखिएगा जितना तारा और इसका मतलब है उतना ज़्यादा, उतना ही उसका उसमें अमेरिका में राज्य है। जैसे जैसे राज्य बढ़ते गए वैसे वैसे अमेरिका का झंडा में तारा भी बढ़ते गया। इसमें जो 48 कंट्री है ये मेन लैंड में है, इस नक्शा में देख सकते हैं 48 कंट्री ये मेन लैंड में है, और 2 कंट्री, एक अलास्का और एक हवाई जो है ये मेन लैंड से अलग हैं। अलास्का अगर आपको मैप में ध्यान हो तो ये जो है एक्चुअली में रसिया से लगा हुआ है, और रूस का जो है सबसे पूर्वी इलाका है, और ये रूस का सबसे पूर्वी इलाका का मतलब हुआ अमेरिका का सबसे अमेरिका का पश्चिमी भाग जो है टच करता है। और अमेरिका का नहीं, एक्चुअली अमेरिका से ऊपर जो कनाडा है कनाडा से टच करता है। एक्चुअली में अलास्का कनाडा का होना चाहिए, लेकिन अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया था रूस से, और इस तरह से अलास्का और हवाई जो है अमेरिका का राज्य है लेकिन मेनलैंड में नहीं है। और ये जो है 1959 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था अलास्का और हवाई को। इसके अलावा अमेरिका में यूएसए में 13 राज्यों के अलावा जो पहला स्टेट शामिल हुआ था उसमें था देलवरा, न्यू जर्सी और पेंसिल्वानिया, जो कि 1787 ईस्वी में ये तीनों स्टेट जो है पहली बार शामिल हुए थे, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। अलास्का जो अगर एरिया के दृष्टिकोण से देखें तो अलास्का जो है सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका का, लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है। अलास्का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा वहाँ जो भविष्य में अभी तो पूरा उसका ये भी नहीं हो पाया, एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। कहा जाता है बहुत सारा खनिज पाया जा सकता है। ये लगभग जो है देख सकते हैं 6,63,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है एरिया है, यानी भारत का कह सकते हैं कि 1/6। इंडिया का लगभग 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो 1/6 अकेले अलास्का है। और रोड आइलैंड ये देख सकते हैं ये अमेरिका का जो है सबसे छोटा राज्य है, जो मात्र 1212 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से कैलिफोर्निया जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ की 39 मिलियन रेसिडेंट्स रहते हैं, यानी लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। वोमियांग जो है ये सबसे लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, जहाँ का जनसंख्या मात्र 5,77,000 देख सकते हैं। तो इन सब स्टेटों के अलावा अमेरिका के पास और भी स्टेट है जिनको की दर्जा दिया गया है ओवरसीज टेरिटरी का। ओवरसीज टेरिटरी का मतलब ना तो वो जो है अमेरिका का जो है मेनलैंड का स्टेट है, ना ही अमेरिका का मेनलैंड से जो अलग स्टेट है, बल्कि वो उसको स्टेट का दर्जा भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन अमेरिका का ही हिस्सा है, और वो जो है मेनलैंड से दूर है। उसी को कहते हैं ओवरसीज टेरिटरी। और ये ओवरसीज टेरिटरी अमेरिका को मिला सब कहाँ से, तो अमेरिका का दादागिरी करके जो है ये अमेरिका दूसरे कंट्री से हड़प करके और इसको ले लिया है। जितना भी ओवरसीज देख सकते हैं, और जितने भी ओवरसीज टेरिटरी हैं सभी में अमेरिका अपना एक बेस बना लिया है, और वहीं से पूरी जो है दुनिया पे जो है शासन करता है। ये जो देख रहे हैं मैप में ये पूरा इलाका, ये जो आपका है पैसिफिक ओशन, जिसको प्रशांत महासागर कह सकते हैं। और ये जो पहले तो यहाँ देख लीजिए प्यूर्टो रिको है, और यहीं पे क्यूबा है, और क्यूबा में हवाना के पास ही एक ग्वांतबे नाम का जगह है, जहाँ की जो कि जबरदस्ती अमेरिका रखे हुए है, उसको लीज पर ले लिया है, लीज एग्रीमेंट करा लिया है। और क्यूबा कहता है हमको लीज नहीं चाहिए, हमको एग्रीमेंट ख़त्म कर दीजिए, हमको रेंट भी नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका जो है ज़बरदस्ती उसको कहते हैं। वो क्या वैसा रेंटर होता है ना, कोई घर में आ जाता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता है, तो ऐसा ही हो गया है, और अपना एक नेवी बेस बना लिया है। इसके अलावा मिडवे अटॉल एक है, यहाँ पर भी अमेरिका का
ये जो है बेस सभी जगह नेवी बेस, एयरफोर्स बेस बना करके, उसी तरह से जॉनसन आइलैंड है, यहीं पे गुआम नाम का एक आइलैंड है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और जो है ये काफ़ी चर्चा में रहता है जब भी जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे चाइना और जापान के बीच या साउथ कोरिया के बीच विवाद होता है तो अमेरिका जो है यहीं पे बैठा रहता है गुआम में, और कुछ हलचल होता है तो यहाँ से अपना जो है शिप को भेज देता है साउथ चाइना की तरफ, जिससे कि जो है एकदम माहौल जो है टेंशन बना हुआ रहता है। इसके अलावा जो यहाँ पे जापान देख रहे हैं, ये जो है लंबा सा धनुष जैसा ये जापान है और नॉर्थ कोरिया यहीं पे है। तो नॉर्थ कोरिया और जापान ये दोनों को अमेरिका जो है सिक्योरिटी का गारंटी दिए हुए है कि तुम लोग जो है तुमको अगर तुम पर कोई आक्रमण करता है, खास करके जो डरा हुआ रहता है नॉर्थ कोरिया से ये दोनों, तो तुम पर अगर कुछ होगा तो हम जो है आकर के तुमको बचाएंगे। तो अमेरिका मेनलैंड तो यहाँ है, यहाँ से जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये इसीलिए जो है अपना बेस बना करके यहाँ रखा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम जो है ये बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आज ही के दिन फ्रांस को जो मोरक्को जो कंट्री है इसको फ्रांस से पूर्ण रूप से आज़ादी 1956 में मिली थी। जैसा कि पता है आपको 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद यूएनओ का स्थापना हुआ, उसके बाद यूएनओ के द्वारा ऐसा जो है प्रस्ताव पारित किया गया कि अब जितने भी कॉलोनी हैं सबको धीरे धीरे आज़ाद किया जाए। हालांकि जो वेस्टर्न कंट्री थे उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई भी क्यों छोड़ेगा, जो फ्री फोकट का मिल रहा है तो उसको छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी प्रेशर बना के और फिर जो भी कॉलोनी जो कंट्री थे वहाँ आंदोलन हुआ और फिर वो लोग किसी न किसी तरह से आज़ाद हुए। भारत भी उसमें से एक है, क्योंकि भारत की आज़ादी को द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम के रूप में देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोरक्को की राजधानी जो है रबात है, यहाँ का जो मुद्रा है वो दिरहम है। अजीज अखनौच यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। लगभग 36 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। अफ्रीका महाद्वीप में इसको कह सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, ये देख रहे हैं ना, ये जो दूसरे कलर का है ये जो है यहीं पे आपका ये मोरक्को हो गया, और इसके ऊपर जो है ये स्पेन है, और उसके बाद जो हो जाता है ये जो बड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं ये जो है स्पेन है और ये जो है पुर्तगाल है। तो मोरक्को का स्पेन के साथ जो है मिलता नहीं है। यहाँ पे एक जो है स्ट्रेट है जिसको कहते हैं जिब्राल्टर स्टेट। ये जो पूरा देख रहे हैं ये वाटर बॉडी जो है इसको कहते हैं, ये जो है अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में भी कौन, ये तो 0 डिग्री अगर हो गया इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 डिग्री के ऊपर ये नॉर्थ अटलांटिक है और नीचे वाला जो है साउथ अटलांटिक है। तो अटलांटिक महासागर से अगर किसी को जाना हो भूमध्य सागर, ये जो इलाका देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जाना हो तो वो कैसे जाएगा, तो वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जाएगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जोड़ता है नॉर्थ अटलांटिक महासागर को और मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर को, और जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है डिवाइड करता है किसको, स्पेन को और मोरक्को को। तो यहाँ पे जिस तरह से तुर्की है, तुर्की का जो कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में पड़ता है और मैक्सिमम बड़ा वाला जो भाग है वो एशिया में पड़ता है, उसी तरह से ये जो है ये कह सकते हैं कि अफ्रीका और यूरोप का एक बाउंड्री बनाता है कौन, मोरक्को। अभी जो विवाद चल रहा है यहीं पे चल रहा है। अगर यहाँ पे आप जाइएगा मेडिटेरेनियन सी से होकर के सी ऑफ मार्मरा सी से होकर के ब्लैक सी, और ब्लैक सी के पास यहीं पे जो है आपका क्रीमिया है, और ये जो देख रहे हैं इलाका ये यूक्रेन है, और ये रसिया हो गया, यहाँ पे कीव है, और यहीं पे जो है अभी लड़ाई चल रहा है। तो ये जो है ये मोरक्को के अभी बारे में हम लोग जान रहे थे। तो मोरक्को जो है कॉलोनियल एरा में औपनिवेशिक काल में जो है स्पेन के अंतर्गत था, स्पेन इस पे राज करता था। देखिए ये जो यूरोपियन कंट्री थे ना, ये पूरे ग्लोब को अपने अपने क्षेत्राधिकार के हिसाब से बांट लिए थे। मतलब ये जो है इंग्लैंड जो है पूरा जो कवर कर लिया था एशिया को, स्पेन जो है पूरा साउथ अमेरिका को, और नॉर्थ अमेरिका में तो वही लोग
थे जो पहले राज करने गए थे और बाद में वही लोग जो है इंग्लैंड के खिलाफ हो गए। तो नॉर्थ अमेरिका का तो बात ही अलग है। उसके बाद कनाडा, वहाँ पर भी जो है ब्रिटेन का ही था। ऑस्ट्रेलिया नीचे में आ जाइएगा तो वहाँ भी ब्रिटेन का ही था। तो ये जो है पूरे, उसके बाद जो बच गया ये आपका अफ्रीका, तो अफ्रीका को तो सारे यूरोपियन कंट्री खरबूजा के जैसा काट काट के अपने हिस्से में बांट लिए थे। उसी का जो है कुचक्र में फंस गया कौन, ये मोरक्को। मोरक्को पहले जो है स्पेन के अंतर्गत में था, स्पेन पहले से ही साम्राज्यवाद हो गया था। बाद में फ्रांस जो है, फ्रांस का साम्राज्यवाद थोड़ा बाद में जगा, तो जो है फ्रांस को भी चाहिए, तो फ्रांस जो है एक ट्रीटी किया स्पेन के साथ, और वो उसका नाम है ट्रीटी ऑफ फेज। इसके तहत स्पेन जो है अपना अधिकार छोड़ दिया फ्रांस का, ये मोरक्को का, और ये दे दिया फ्रांस को, और तब से फ्रांस के अंतर्गत में था, जो जाके 1956 में फ्रांस से पूरी तरह से ये मुक्त हुआ। नेक्स्ट है आज ही के दिन यानी 3 मार्च 1839 को भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह जो आज देखते हैं, उनके संस्थापक जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ था। जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 और इनका मृत्यु 19 मई 1904 ईस्वी को हुआ था। ये एक पारसी परिवार से आते थे। पारसी को इंग्लिश में जोरास्ट्रियन कहा जाता है। जोरास्ट्रियन जो एक अलग किस्म का, जिस तरह से बुद्धिज्म जैनिज्म है, यानी जैन धर्म बुद्ध धर्म है, उसी कन्फ्यूशियनिज्म जो अपना चीन में है, उसी तरह से जोरास्ट्रियन भी एक धर्म है जो ईरान में खास करके इसका जो है उत्पत्ति हुआ। और ये जिस समय भारत में बुद्धिज्म आ रहा था, जैनिज्म फैल रहा था, भगवान बुद्ध जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत में जो बुद्धिज्म का आगमन हुआ, उसी समय से जोरास्ट्रियन भी ईरान में आया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मुस्लिम का जो आक्रमण बढ़ा ईरान के तरफ, जैसे सेंट्रल एशिया में अरेबियन पेनिनसुला में जो है मुस्लिम धर्म का उद्भव हुआ, और उसके बाद वहाँ से विस्तार हुआ। तो विस्तार के क्रम में जो है जोरास्ट्रियन, जो ईरान का जो इलाका है, वहाँ पे मुस्लिमों का आगमन हुआ, और वहाँ से जोरास्ट्रियन जो लोग थे उनका प्रोसिक्यूट किया गया, उनको सताया गया, और उसी में से जो है भाग करके ये सारे लोग चले आए। तो इनके भी पूर्वज जो है ईरान से भाग वहाँ से आए थे प्रोसिक्यूशन के डर से, और आके गुजरात में बस गए थे। तो इनका जन्म गुजरात में ही हुआ था। और कहाँ से आए थे? ईरान से। जितने भी पारसी धर्म के या इस कम्युनिटी के लोग हैं, काफ़ी मेहनती माना जाता है। इनका कंपैरिजन आप कर सकते हैं यहूदी धर्म वाले जो लोग हैं, वो लोग भी काफ़ी मेहनती होते हैं, और जहाँ भी रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो उस देश का इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है उनके कंट्रोल में रहता है। जैसे भारत में देखिएगा, जैसे अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट है अदर पूना वाला, वो भी जो है जो इसी पारसी कम्युनिटी से आते हैं। उसके अभी कुछ दिन पहले एक भारत में प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री जो थे, उनका देहांत हो गया। उनका नाम था नानी पालखीवाला। उसके बाद भारत के एक प्रसिद्ध वकील हुए, उनका शुरुआती नाम मैं भूल रहा हूँ, बाद का उनका जो है नरीमन नाम था। तो इस कम्युनिटी के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और संयुक्त रूप से रहते हैं, बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं। इनके बारे में कहा जाता है, ये लोग ये जो है हिंदू कम्युनिटी में उसी तरह से जो है घुल गए हैं, जैसे एक गिलास पानी हो और उसमें शक्कर मिला दीजिए, तो अब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पानी और शक्कर, इसमें शक्कर भी मिला हुआ है। तो इनको जो है इस तरह से जो है इनका जो है पहचान पूरे विश्व में अपना बना करके रखे हैं। जवाहरलाल नेहरू के टर्मों में इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता था। वो कई बार जब अपने बुक में भी इनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। इनको वन मैन प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इनका विचार, इनका जो थॉट प्रोसेस इतना ब्रॉड था, और इतने लंबे काल के लिए, इतने जो है एक बड़े लंबे काल को ध्यान में रखते हुए कोई जो है विचार प्रकट करते थे और जो है प्लान बनाते थे, इसलिए इनको वन मैन प्लानिंग कमीशन के नाम। प्लानिंग कमीशन आपको पता है, भारत में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रोड मैप तैयार किया गया, और प्लानिंग कमीशन के तहत ही तैयार किया गया था, जो कि इसका कॉपी किया गया था कहाँ से? रूस से इसको कॉपी किया गया था।
इनका जो है अपना शुरुआती जीवन में चूंकि इनको व्यापार विरासत में ही मिला था। इनके पिताजी जो कॉटन में उस समय, क्योंकि भारत कॉटन में ही सबसे ज़्यादा अग्रसर था, तो इनके पिताजी का भी कॉटन में यानी सूती वस्त्र में व्यापार था। तो इनको व्यापार जो है विरासत में ही मिला। ये भी इनिशियली उसी में जो सूती वस्त्र का एक्सपोर्ट में, सूती वस्त्र का भारत में उपयोग के लिए बनाने में इनका जो है ज़्यादा एनर्जी खत्म हुआ। लेकिन इनका जो ड्रीम था, 4 ड्रीम था, उसमें था पहला कि एक आयरन और स्टील कंपनी का स्थापना करना, दूसरा एक जो है वर्ल्ड क्लास जो है वैश्विक लेवल का एक लर्निंग इंस्टीट्यूट हो, उसके बाद एक होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये 4 जो है इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन अपने जो है इनके काल में यानी जिंदा रहते हुए मात्र एक ही सपना इनका पूरा हो गया, जो कि ताजमहल होटल, जो कि मुंबई में है, जिसमें हमला हुआ था, मुंबई अटैक, जब मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसमें ये बहुत जगहों पर हमला हुआ था, उसमें एक जगह ये भी था ताजमहल होटल। ये है कोलाबा वाटर फ्रंट, मुंबई में स्थित है। इसका उद्घाटन 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। और 2015 के टर्म में अगर इसका जो है तुलना कीजिएगा कि कितना पैसा खर्च हुआ, तो उस समय जो है 11 बिलियन जो है रुपीस खर्च हुआ था। और जिस समय इसका इनॉग्रेशन 1903 में हुआ था, तो भारत में एकमात्र होटल था जिसमें कि बिजली की व्यवस्था थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम कि टिस्को है, जो कि एशिया और भारत का सबसे बड़ा स्टील का कंपनी है। बाद में ये कंपनी जो कोरस ग्रुप है उसको एक्वायर कर लिया। वो एक्वायर करने के बाद जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टील कंपनी बन गया। उसके बाद जो है लर्निंग के क्षेत्र यानी एजुकेशन के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस का स्थापना किया गया बेंगलुरु में, जो कि काफ़ी रिसर्च के मामले में इसका काफ़ी अहम योगदान है भारत में। उसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में भी आप लोग नाम सुनेंगे। उसके अलावा कई राज्यों के सहयोग से जो है टाटा ग्रुप का जो कैंसर रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहाँ की कैंसर का इलाज होता है। और जो है पावर के क्षेत्र में अभी जो वर्तमान में उसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से मशहूर है, जो कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, जो 8000 मेगावाट पर ईयर जो है बिजली जनरेट करती है। इस कंपनी का इनिशियल नेम था टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी। जो इनका टिस्को कंपनी था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये एक्चुअली में झारखंड का एक उस समय गांव हुआ करता था, उसी के पास जो है ज़मीन एक्वायर किया था। उस गांव का नाम सक्ची था। बाद में जैसे जैसे अब स्वाभाविक है, कहीं पे इंडस्ट्री का स्थापना हुआ है तो वहाँ पे धीरे 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 लोग बढ़ने लगे और एक थोड़ा कस्बा बन गया। कस्बा बनने के बाद थोड़ा सबर्बन टाइप का बन गया, तो उसको जो है टाटा नगर बोले। और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विस्तार हो गया, अभी उसको वर्तमान में एक मेट्रोपॉलिटन है जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। ये जो है जमशेदपुर, जैसा कि नाम से समझ सकते हैं, इनका जो ये जो नाम जमशेदपुर, वो जमशेद जी टाटा के नाम पे ही रखा गया। और टाटा नगर इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ पे शुरुआत किया गया था, टाटा टिस्को कंपनी का स्थापना हुआ था, और उसका जो ऑनर कौन था, तो वो टाटा ग्रुप था, इसलिए इसका नाम जो रखा गया टाटा नगर था। इन सब के बावजूद, बिजनेसमैन होने के बावजूद, जनरली लोग कहते हैं बिजनेसमैन कंजूस होते हैं, लेकिन इन्होंने इसको गलत साबित किया और 20वीं सेंचुरी के सब जो है टॉप फिलांथ्रोपिस्ट के रूप में उभर करके आए। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो परोपकार का काम करे, यानी पैसा तो कमा रहा है लेकिन उस पैसा का सिर्फ अपने उपभोग नहीं, और जो जरूरतमंद हैं उनका भी उपभोग में वो पैसा का योगदान दिए। आखिरी है आज का, और आखिरी ये है कि आखिरी में है आखिरी जो शक्तिशाली मुगल बादशाह हुआ औरंगजेब, उसका आज ही के दिन यानी 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में निधन हो गया। और इस तरह से मुगल सत्ता का, मुगल सल्तनत का जो है पतन भारत में इसी के बाद से स्टार्ट होता है। इसके बाद बहादुर शाह शासक बनता है, बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है। उसके बाद जहानदार शाह शासक बनता है। उसके बाद फर्रुखसियर शासक बनता है। उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, और फिर फाइनली जो है
अहमद शाह शासक बनता है। तो इस तरह से, लेकिन ये जो भी शासक बने ये सारे अयोग्य शासक होते हैं, उतने मजबूत शासक नहीं हो गए हुए। और उसके अलावे जो है उत्तराधिकार का युद्ध बहुत जोर शोर से होने लगा, इसलिए औरंगजेब को आखिरी शासक माना जाता है। औरंगजेब सत्ता में आया कब, इससे पहले जान लेते हैं औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। सत्ता पे कब आया, तो 1658 ईस्वी में ये सत्ता पे आया था। 1658 ईस्वी में अपना बाप यानी शाहजहां को मार करके, शाहजहां को मारा नहीं, कैद करके, यानी तख्ता पलट करके शाहजहां को कैद कर दिया और खुद इस सत्ता में आया। और मुगल शासन के दौरान सबसे क्रूरतम शासकों में से एक इसको गिना जाता है। इसके जितने पहले के मुस्लिम रूलर्स भारत में हैं, उसमें क्रूरतम रूलर्स में जो गिना जाता है, दिल्ली सल्तनत में जो है फिरोज शाह तुगलक को गिना जाता है। उसके बाद लोदी वंश में सिकंदर लोदी को माना जाता है। और जो है सबसे क्रूर जो है शासक हुआ वो औरंगजेब हुआ। और यही कारण है कि जब आप शासन में क्रूरता, शासन में कठोरता लाते हैं, तो उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होना, उसके बाद उसका विघटन होना तय होता है। ये इतिहास इसमें साक्षी है। कोई भी देश का शासन, जैसे हिटलर का जब शासन अपने चरम सीमा पे था, जब हिटलर किसी को कुछ नहीं पूछता था, अपना दादागिरी कर रहा था, उसके बाद ही जर्मनी का पतन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। सेम यहाँ जो है औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में ये तो कहा जाता है, ये टोटल देख सकते हैं 49 जो है 49 साल तक शासन किया। और इसके शासन के काल के दौरान मुगल सत्ता जो है का जो भौगोलिक विस्तार है सबसे ज़्यादा था। लेकिन इसी के शासनकाल के दौरान जो है मुगल सत्ता का विघटन भी होना शुरू हो गया था। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो है इसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे विश्व विजेता सिकंदर जो है अपने आप को विश्व विजेता कहता था, हालांकि वो कितना विश्व जीता था उसको भी पता नहीं। उसके मन में शायद यूरोप, और यूरोप से आप पूरब थोड़ा चले आए एशिया के, भारत के तरफ, तो वही विश्व हो जाता था। ऐसा नहीं था, विश्व बहुत बड़ा था। शायद उसको पता ही नहीं था। ऐसा लगता होगा कि यही विश्व है, जहां हम हैं वही विश्व है, इसलिए अपने आप को विश्व विजेता घोषित कर दिया। जैसे समझिए कि अगर एक मेढक को कुआं में डाल दें और उसको लगे कि यही जो है समुद्र है, वही हाल उसका था। और सेम यही हाल ये आपके जो है ये औरंगजेब का भी था। ये भारत में शासन करता था और इसको कंकरर, अपने आप को कंकरर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से अपने आप को, ये कहते हैं ना, सेल्फ प्रेज करता था। अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू इसी को कहते हैं। ये मुगल जो शासक थे उनके छठे शासक थे। ये जो है इसने घोषणा किया था कि दारुल हर्ब का मतलब होता है हिंदुओं का देश या फिर गैर मुस्लिमों का देश। उसको क्या बनाना है, दारुल इस्लाम, उसको मुस्लिमों का देश बनाना है। इसने जो अपना शासन किया वो पूरी तरह से शरिया नियम पे शासन किया। इसके पहले भी जो शासक थे वो मुसलमान ही थे, लेकिन उनका शासन में उतनी सख्ती नहीं थी, शरिया को उतने सख्ती से पालन नहीं किया गया। लेकिन ये जो है अपने शासनकाल में जो है उस शरिया को पूरी तरह से पालन किया। एक कर होता है जिसका नाम था जजिया कर। जजिया कर सिर्फ जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता है और गैर मुस्लिमों से लेने के बाद उसको मुस्लिमों में बांट दिया जाता था। औरंगजेब ने शुरुआत कर दिया इस जजिया कर का, फिर से जो है औरंगजेब ने शुरुआत कर दिया। एक्चुअली में जो जजिया कर है बहुत पहले से लागू किया जा रहा था, लेकिन अकबर के समय में जजिया कर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन बाद में औरंगजेब फिर इसको ले आया और बाद में जो है फारुखशियर के शासनकाल में इसको फिर से हटा दिया जाता है। इसके शासनकाल में बहुत जो है स्टिफ रेसिस्टेंस हुआ। खास करके देखिएगा जाटो जो उत्तर प्रदेश के इलाके में थे, उनसे औरंगजेब का बहुत जो है तीखा विरोध हुआ। बड़ा भयंकर जो है उन लोगों ने मुगल सेना का मुकाबला किया। उसके अलावे जो सिख गुरु उस समय हुआ करते थे, जैसे 90 गुरु जो थे,
तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनसे औरंगजेब का कभी नहीं बना। और 9वें गुरु को तो इसने आदेश दिया कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, और मना करने पे इस 9वें गुरु तेग बहादुर को जो है कत्ल करने का आदेश दे दिया गया। और आदेश ही नहीं दिया गया, उसका पालन भी किया गया। और इनका जो है तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर दिया गया। उसी के नाम पे दिल्ली में एक जो है गुरुद्वारा है जिसको शीशगंज के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के शासनकाल में भी जो है औरंगजेब से 36 का आंकड़ा रहा। गुरु गोविंद सिंह का 4 पुत्रों में से 2 पुत्र जो है उनका युद्ध के दौरान मृत्यु हो गया, और 2 पुत्र को ये औरंगजेब ने जो है जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश दे दिया था। इसके अलावे जो है मुगल औरंगजेब को इसकी कट्टरता के कारण, इसकी कटुता के कारण इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में कभी और डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।